Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ये। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का पेपर, इसी साल का 23 जनवरी, कल का पेपर हम शिफ्ट 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और शिफ्ट 2 जो इस वीडियो के बाद में दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी उसमें। ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। पेपर मेरे हिसाब से इतना टफ तो नहीं आया था, गुड पेपर। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और कुछ क्वेश्चंस क्यों थे नहीं पता, पर थे तो तुमने करे होंगे। एक वो कलर वाला क्वेश्चन था, नहीं करा होगा तो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फंसे होगे उसमें। और जिन्होंने टेबल रटा हुआ एनसीईआरटी का उन्होंने कर लिया तो मुबारक हो भैया, क्या रट्टे मारे तुमने। तुमने टेबल रट लिया कलर वाला, सीधा ट्रांजिशन मेटल के सारे कलर्स रट लिए। बड़ी बड़ी बात है, सही किया, गुड, तुम्हारा हो गया होगा फिर। चलो शुरू करें फिर कार्यक्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डजंट लाई ऑन द सेम पीरियड? इनमें से कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड में बिलोंग नहीं करता, मतलब हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पे बिलोंग नहीं करता है? क्योंकि ये 3D सीरीज वाले लोग थे तो तुमसे एक्सपेक्टेड था कि तुम्हें इन लोगों के नाम तो आने चाहिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसको ज़बरदस्ती का डिफिकल्ट बना के 4F या 5F सीरीज वाले नहीं दे दी, क्योंकि वहां फंस जाते भाई। पूरा पीरियोडिक टेबल हो सकता है याद किया हो सकता है ना किया हो, थोड़ा सा इरिटेटिंग काम था। तो 3D वाले तो सब तुम्हें कहते हैं कि ज़रूर याद रखा करो कि किसके नीचे क्या है। और इतने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि आयन के नीचे रूथीनियम है, रूथीनियम के नीचे ऑस्मियम है, ऐसे। तो देख लेते हैं, आयन के नीचे रूथीनियम, उसके नीचे ऑस्मियम, अभी अभी बोला है मैंने। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों एक ही पीरियड में है। पैलेडियम ऊपर वाले में है, ये 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D। ठीक है जी, तो पैलेडियम जो है वो इनके साथ सेम पीरियड में लाए नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो फैक मर आइसोमर्स? ओके, इस वाले केस में आई होप आपने ऐसे किया होगा कि आपने, जैसे आपको सिखाया आइसोमेरिज्म की गेम, कि आप पहले उसको MA2B2 टाइप्स है, MA3B3 टाइप्स है, क्या टाइप है वो निकाल दो। ठीक है, अब यहां पे ये A2 नहीं था, ये AA2 था, है ना? इस टाइप का था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है। दूसरा अपन को कौन सा दिया है? दूसरा अपन को दिया है ये MA4B2 टाइप का, MA4B2 टाइप का। मैं A3B3 ढूंढ रही हूँ कि मुझे पता है वही फैक और मर दिखाते हैं जो ये है। तो कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस Cl3 जो है वो MA3B3 टाइप का है, कोबाल्ट। आई थिंक हमने जब भी आइसोमर्स पढ़े हैं तो हमने एक्चुअली एग्जाम्पल भी इसी का पढ़ा है। MA3B3 टाइप में जनरली हम यही एग्जाम्पल करते हैं, जो दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, फैक और मर, मतलब A B B B ये फेशियल होता है, और A B B B ये मेरिडोनियल होता है। दोनों आइसोमर्स आ गए। तो ये भी, आई थिंक ये क्वेश्चन वॉज नॉट सो डिफिकल्ट बिकॉज ये डायरेक्ट फैक्टमर का पूछा था, जो MA3B3 बस हमें देखना था और हमारा हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने को इसीलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि देख लो यार, हिंसबर्ग के बारे में पहले भी पूछा हुआ है, फिर से पूछ लिया। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या था? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए हम वो वाला अमीन देखते थे, एलिफैटिक या एरोमेटिक, जो इसके साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली दिखा पाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, एलिफैटिक एरोमेटिक कोई सा भी, तो वो इस सल्फर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे आएंगे और लीविंग ग्रुप निकलेगा। ऐसा हमें लगता है, राइट? ऐसा लगता है हमें कि ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। अच्छा, तो मैं इसको निकाल देते हैं, इस लीविंग ग्रुप को। लेट्स जस्ट डू दिस पार्ट एटलीस्ट। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH2 पॉजिटिव, ये है। मैं तुम्हें वो वाला स्पेस दिखा देती हूँ कि क्या हुआ
पूरी चीज में S डबल बॉन्ड O Cl था। RNH2 में नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भेजे, SO माइनस Cl NHHR पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखो, ये जब पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे तो या तो ये निकले या तो ये निकले, या तो ये निकले या तो ये निकले। ये लीविंग ग्रुप कब बनेगा? जब ये जाते जाते इसका H ले जा पाए, तभी ये नाइट्रोजन जिसपे अभी पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो पाएगा। अगर ये HCl निकला जो इस 1 डिग्री अमीन के केस में निकल रहा है, NHR रह जाएगा प्लस HCl, तो ये लीविंग ग्रुप है। 2 डिग्री अमीन में हो सकता है क्या ये? R2NH के केस में हाँ, इसके पास भी एक प्रोटॉन है देने के लिए। तो आई थिंक जब ऐसी वाली सिचुएशन आएगी, इंटरमीडिएट वाली, Cl NHRR, तो इस N पे जो पॉजिटिव है वो हटना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रहा तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो क्लोरीन को थोड़ी निकालेंगे, वो बोलेंगे तू निकल भाई, तू अनस्टेबल है, तेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तू यहाँ कहाँ लटका हुआ है, निकल यहाँ से, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्लोरीन जाते जाते इसका H प्लस ले जाएगा, जिस वजह से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ये। गुड, एवरीथिंग न्यूट्रल, एवरीथिंग सॉर्टेड, एवरीथिंग प्रिटी डन है। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री अमीन को देखूं, 3 डिग्री अमीन को देखूं, तो उस केस में मेरे पास जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनाइल, राइट, ओके। ये था मेरे पास 3 डिग्री अमीन है, एलिफैटिक, एरोमेटिक, वॉटएवर। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, अब गड़बड़ क्या है? अब जिंदगी में गड़बड़ बेटा ये है कि अगर ये बोले कि नहीं नहीं Cl माइनस निकल गया, हम बोल रहे हैं, तो यार ये जो चीज होगी ये ऐसी बनेगी जो बोले भाई बैकवर्ड भेजो रिएक्शन को, तुम निकलो भाई, तुम पे पॉजिटिव चार्ज हट ही नहीं पा रहा, तुम Cl को कैसे निकालोगे? तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाते रहता है, एंड देयरफॉर कहीं भी 3 डिग्री अमीन होगा वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एनिलीन जो है वो 1 डिग्री अमीन है, वो रिएक्ट कर जाएगा। मिथाइल अमीन ऑल्सो 1 डिग्री अमीन, इट विल रिएक्ट। NN डाइमिथाइल एनिलीन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। NN डाइमिथाइल एनिलीन इज अ 3 डिग्री अमीन, वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, सॉरी ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। C6H5NH, C6H5, इसके पास भी मुझे प्रोटॉन दिख रहा है, मुझे पता है सेफ है, 2 डिग्री अमीन है, बिल्कुल रिएक्ट करेगा। तो A, C and D विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, fructose gives tolerance test even though it does not have an aldehyde group. Yes, it does not have an aldehyde group, पर हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि एक सेकंड में पेज ऐड कर लूं, कि हमारे पास जब कीटोन होता है तो उस पे अल्फा पोजीशन पे अगर OH है तो वो टॉटोमराइज जब होता है वो एल्डिहाइड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। देखो कैसे, देखो देखो देखो, आई विल शो यू। मान लो ये ऐसा है, CH2OH CH3, ठीक है, यहाँ पे हम इसको करते हैं टॉटोमराइज। उसमें क्या होगा बेटा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इन्वॉल्व होगा, पूरा अच्छे से बड़ा सा लिख के दिखाऊं, रिवाइज कराऊं, ताकि अगर कोई एक छोटी सी भी दिक्कत हो रही है तो वो सॉर्ट हो जाए। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एग्जाम्पल है ये, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं है ये, तुम्हें भी पता होगा इतना तो, ठीक है। ये हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कराते हैं टॉटोमेरिज्म में, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये इसको H को ले लेगा तो टॉटोमराइज होके ये बनाएगा CHOH डबल बॉन्ड COH CH3, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कीटो फॉर्म थी, ये इनॉल फॉर्म है, जो तुमने अभी अभी बनाई है वो ये है, इनॉल है। क्या तुम्हें एक और इनॉल दिख रहा है इसमें? ये और ये भी तो इनॉल है,
ओ भैया कहाँ चले गए तुम, ये भी तो इनॉल है। और ये इनॉल टॉटोमराइज अगर मैं करूं, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है ये इस पे आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सी, ये एच एज इज, ये कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे जिस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बन गया, और ये एल्डिहाइड बन गया। तो अगर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आफ्टर आइसो टॉटोमेरिज्म हमें इवेंचुअली एल्डिहाइड देता है, तो क्योंकि इवेंचुअली एल्डिहाइड बन रहा है, क्योंकि इवेंचुअली एल्डिहाइड बन रहा है, तो ऐसा कीटोन एल्डिहाइड वाले रिएक्शंस देगा, इसका मतलब वो टॉलेंस टेस्ट देगा। नॉर्मल कीटोन थोड़ी है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। एंड अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप, मैं पूरा फ्रक्टोज नहीं बना रही क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर मैं आपको एक बात सिखा रही हूँ, ये ऐसे होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रक्टोज है क्या, फ्रक्टोज एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही तो है, ये वाला ग्रुप मिल तो गया। तो ये धीरे धीरे टॉटोमराइज करके, ये टॉटोमराइज करके पता है ऐसा बन जाएगा, तुम्हारी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। टॉटोमेरिज्म की वजह से ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर ये एल्डिहाइड बन जाएगा तो ये मेरे को टॉलेंस टेस्ट देगा। और ये टॉटोमेरिज्म किस मीडियम में करेगा, बेसिक मीडियम में कर देगा यार, बढ़िया। तो स्टेटमेंट 1 कहती है फ्रक्टोज कैन गिव टॉलेंस टेस्ट इवन दो इट इज नॉट, it does not have an aldehyde group, yes, because it is an alpha hydroxy ketone and ये टॉटोमराइज करता है इस मीडियम में, और ये एल्डिहाइड देता है जो फर्दर रिएक्ट कर जाता है। when reacted with base fructose can undergo rearrangement to produce an aldehyde group। दोनों ही स्टेटमेंट्स A1 लिखी हैं, बिल्कुल सही, गुड लॉजिकल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और अगर आपने अच्छे से टॉलेंस वॉलेंस पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन्स आर सेम कलर्ड, क्या बकवास क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस थे, एक नहीं आई थी, बकवास क्वेश्चन है ये लेकिन एक ऑप्शन तो तुम लोगों ने निकाल दिया होगा क्योंकि तुमने Ti4+ देखा होगा। जनरली ऐसा बोला जाता है, अरे डी इलेक्ट्रॉन सेम है तो बोल दो कि हाँ सेम कलर है, सेम कलर है। गड़बड़ बताती हूँ, Ti4+ की अगर मैं शक्ल देखूँ तो ये D0 हो जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम होता है आर्गन 3D2 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। तो अगर मैं 4+ चार्ज लाऊं तो मैं चारों इलेक्ट्रॉन्स उड़ा रही हूँ, जिसका मतलब ये D0 हो गया, जिसका मतलब इसमें कलर नहीं होना चाहिए। जबकि वैनेडियम 3+ को अगर मैं देखूँ तो वैनेडियम 3+ का मतलब है D2 बचेगा ये, तो ये कलर होना चाहिए। तो चलो ये ऑप्शन हमने उड़ा दिया कि एक कलर होगा एक नहीं होगा, हमने तुक्का मारा, हमने बोला ये आंसर नहीं हो सकता है, ये नॉट आंसर है ना। अब अगर तुम्हें ये बात याद थी कि क्रोमियम 2+ आयन और कॉपर 2+ आयन दोनों ही ब्लू कलर की होती हैं, दोनों ही ब्लू सोल्यूशंस होते हैं, तो तुमने इसको मार्क कर दिया होगा, तुम्हारा सही हो गया। लेकिन अगर तुम अगले पार्ट पे पहुंचोगे तो तुम फंसोगे, क्योंकि निकल 2+ आयन जो है वो भी ग्रीन दिखाता है, और क्रोमियम 3+ आयन का भी एक्वस सोल्यूशन में ग्रीन कलर होता है, ये हमने रिडॉक्स में देखा है। लेकिन कैच देखो, कैच देखो, तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है, तुम्हारी जिंदगी में आया है एक एनसीईआरटी का टेबल, हाँ उसमें लिखा है नॉट टू बी व्हाटएवर, पर आई डिड इट, बस पूरा टेबल नहीं लिखना था मुझे। तो इसमें क्रोमियम ब्लू बहुत सही, लेकिन क्रोमियम 3+ किधर है, किधर हो भाई साहब आप, ये दिया हुआ है वायलेट। तो अगर तुमने ये टेबल रटा है तो क्या रटने की कैपेबिलिटी है तुम्हारी, तो तुम्हारा तो सही हो गया होगा, क्योंकि क्रोमियम 3+ तुमने वायलेट रटा हुआ है और Ni2+ ग्रीन रटा हुआ है, तुम्हारा सही था, तो तुमने तो बी मार्क कर दिया। लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया किसी ने तो ये सही किया यार, इसमें तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा ही थे, ठीक है। एमी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, if 2 grams of phenol is allowed to react with bromine पानी, ओहो वाइट प्रेसिपिटेट किया हुआ है हमने नेम रिएक्शन टाइप्स में और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में, हाउ मच ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड, वाओ मोल कॉन्सेप्ट सुनो। मैं क्या जी, फिनॉल
बहुत बढ़िया। मैं क्या जी, ब्रोमीन ते पानी, बहुत बढ़िया। क्या बनाएगा ये? 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, जो होता है एक वाइट पीपीटी, जो हमें फिनॉल की क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ाते हैं। प्लस क्या बचेगा? एच बी आर निकलेगा यार। हाँ, उसको बैलेंस कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भैया। देखो यहाँ पे एक फिनॉल को कितने ब्रोमीन चाहिए? 3 ब्रोमीन चाहिए होंगे ताकि एक ये वाइट पीपीटी बने और 3 HBr बने। तो मुझे ये पता है कि 1 मोल फिनॉल रिएक्ट करेगा सही बात है, वो यही टेस्ट कर रहा था यार, वो यही घुमा रहा था तुमको। वो कह रहा था एक बात बता, तुझे रिएक्शन तो मैं बता, तुझे मोल कॉन्सेप्ट आता है? तुम उसको बोला सब आता है, रुक जा तू, तेरे को बताते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, C6H6O, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसका मोलर मास आ जाएगा क्या? क्योंकि मेरे को गिवन मास दिया है, मोलर मास आ जाए तो मैं बड़ा मोल्स वोल्स निकाल के थोड़ा स्यापा मुकाऊं। तो फिनॉल जो है उसका मोलर मास होगा 6 × 12 + 6 + 16, 72 + 22, 94 मोलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल आ गए मेरे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, सही है ना? ठीक है जी, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। वो कह रहा है ब्रोमीन कितना चाहिए, हाउ मच ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड। तो कितना ब्रोमीन चाहिए होगा? एक को चाहिए होता है 3, तो 1/47 को चाहिए होगा 3/47 मोल। मोल आ गए तो मास आ जाएगा। मोलर मास कितना होता है? 159.8। Br2 का मास हो जाएगा 159.8 के आसपास ही होता है। इसको सोल्व करोगे 10.2 के आसपास आएगा, मतलब 10, तो मतलब 10 ग्राम चाहिए। 10 हैगा, ए ऑप्शन सी 10 हो गया। ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्ब अनायन इज, कार्ब अनायन, द मोस्ट स्टेबल कार्ब अनायन बताना है मुझे। ठीक है, इसकी शक्ल देखते ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। साइक्लोपेंटा डाई एनाइल अनायन एरोमेटिक बन जाएगा ये। अनायन बनना तभी एरोमेटिक बनाइए, तो ये हाईली स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन ये वाला भी। CONH3 whole X Cl3 has 0.1 मोलल। ओके, CO 100% डिसोसिएशन है, मतलब I इज इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ आयन्स वो प्रोड्यूस करेगा, है ना। डेल्टा TF दिया 0.558 एंड KF दिया 1.86। क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना होगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बता दो। ठीक है जी, अपन को ये पता है कि माइनस डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF, एक्चुअली माइनस डेल्टा TF दिया हुआ है, I इंटू KF इंटू M। ये वैल्यू दी है 0.558। भाई इसने जो डेल्टा TF लिखा है ना, इसने लिखा है T0F माइनस TF। मैं माइनस डेल्टा TF जो रेफर कर रही हूँ वो TF माइनस T0F का होल माइनस है, विच इज द सेम थिंग। ठीक है, तो ये मत बोलना गलत पढ़ाई, गलत गलत नहीं बता रही, सही चीज बता रही। इज इक्वल टू I इंटू 1.86 इंटू M। बढ़िया चल रहा है। I की वैल्यू आ जाएगी 0.558 अपॉन 1.86 इंटू 0.1, इसका ट्वाइस I की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब I की वैल्यू जब यहाँ से 3 आ गई तब क्या करना है? इसका मतलब सोल्यूशन में 3 आयंस प्रोड्यूस करनी चाहिए इसने। तो मैं ऐसा वाला ढूंढूंगी
जिसको जब मैं पानी में तोड़ूं तो वो 3 आयंस बनाए। पहले केस में तो 0 आयंस दे रहा है, ये तो बकवास है, इसके लिए I इज इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड वाले केस में अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये भी 0 आयंस दे रहा है, तू भी हट जाए यहाँ से। तीसरे वाले केस में अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये बनेगा CONH3 होल 5 Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl माइनस। 3 आयंस दिख गए भाई मुझे, 3 आयंस बन गई इस केस में, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है जी, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम नेक्स्ट वाले पार्ट में भी तो 3 आयंस बन रही हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ भी तो 2 Cl माइनस है और एक ये आयन होगी, तो 3 आयंस बन रही है। पर ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl 4 है, Cl 3 होने चाहिए। जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया उसमें Cl 3 होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कैच है। अगर ये ऑप्शन C होता तो भाई तुम फंस जाते, तुम तो इसी को मार्क कराते। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन 3 आयंस में टूट रहा है, हमें ये भी देखना है कि भाई हम तेरे फॉर्मूला को मैच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसने यहाँ पे बोला है साफ साफ कि 3 Cl होने चाहिए, समझ गए? टोटल Cl 3 होने चाहिए। तो गड़बड़ हो रही है बाकी सब केसेस में, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगर मैं ये क्वेश्चन देती मैं ऑप्शन C ये वाला रखती कि करो गलत, क्योंकि ध्यान दोगे नहीं, 3 आयंस निकालोगे और बोलोगे कि भाई ऑप्शन जो है वो ये वाला है। ध्यान देना इस चीज़ का भी कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला दिया है और ऑप्शंस में कौन सा दिया है। बहुत बहुत, अरे भाई हम ये गलती क्यों करेंगे, ऐसी वाली गलती है, पर तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ ऐसी गलती। क्योंकि जब हम जल्दीबाजी में पेपर देते हैं तो हम ऐसी आई हाई वाली गलतियाँ ही करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बी केयरफुल। आगे से, इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड, ओके, 160 grams of organic compound gives 466 grams of barium sulfate। अगर तुम्हें कैरियस मेथड नहीं भी आता तो तुम्हें कैरियस मेथड जानने की जरूरत है भी नहीं। बेरियम सल्फेट 466 ग्राम्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट मैं निकाल सकती हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, निकाल दूँ। अब ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं आता है कैरियस मेथड, चाहिए भी नहीं। बेरियम सल्फेट अगर 2 मोल है तो इसमें सल्फर एक ही है ना, मतलब एक बेरियम सल्फेट में एक सल्फर है। तो अगर 1 मोल बेरियम सल्फेट होता तो 1 ही मोल सल्फर होता, पर यहाँ 2 मोल बेरियम सल्फेट है तो मतलब 2 ही मोल सल्फर है। तो इसका मतलब 2 मोल सल्फर है। मास निकाल सकती हूँ मैं सल्फर का, 2 इंटू 32 ग्राम सल्फर है, मतलब 64 ग्राम सल्फर है। हमें निकालना है परसेंटेज सल्फर, क्या लिख रही हूँ मैं, 64 ग्राम सल्फर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, उस चीज का मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, 40% आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4-nitrotoluene इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन टू गेट कंपाउंड P विच इज रिड्यूस्ड विद टिन एंड HCl। रुक जा भाई, दौड़ मत, 4-nitrotoluene बना ले पहले, रुक जाओ, पेज तो ऐड कर लें पहले। 4-nitrotoluene बना लेते हैं पहले। मैं क्या जी टोलुइन, मैं क्या जी 4-nitro। 4-nitrotoluene is treated with bromine to get a compound P। अच्छा, ब्रोमीन आयरन था शायद, जरा ब्रोमीन आयरन वाला, ये तो अगला वाला था। गिव मी 1 सेकेंड, सेम क्वेश्चन तो देंगे नहीं, क्या सवाल दिया है, ब्रोमीन से ट्रीट किया है तो इसका मतलब एल्केन का ट्रीटमेंट करा रहे होंगे, क्योंकि आयरन तो दिया नहीं है। तो ब्रोमीन लाइट, ब्रोमीन हीट मान लेते हैं, तो इसका मतलब हम CH2Br बना देते हैं, क्योंकि तुमने दिया ही नहीं है क्या करना है। चलो, विच इज रिड्यूस्ड विद 10 HCl टू गेट कंपाउंड Q। ठीक है, 10 HCl टू गेट कंपाउंड Q। देखो, हो सकता है ये CH2Br ही रहे और ये NH2 बन जाए, लेकिन हो सकता है कि ये CH2Cl बना दो तुम ब्रोमीन को रिप्लेस करके, क्योंकि HCl डाला है
तुम्हें लगेगा Cl माइनस प्रेजेंट है तो तुम Br को रिप्लेस कर दोगे, लेकिन क्योंकि प्रोटिक मीडियम नहीं है तो ये होने के चांसेस कम है कि HCl जो है वो ये सब कर ले। पर चलो फिर भी मैं कह रही हूँ बना दिया, मे भी खेल लेते हैं इसको, मे भी। इसका रोल ही नहीं है, गेम ही बड़ी है, अलग सी गेम है, उसने जान के ऐसा लिखा है इसीलिए। ये क्यू को डाइजेटाइज किया एंड ट्रीटेड विद फॉस्फेनिक एसिड टू गेट आर। इस क्यू को, अरे भाई साहब डाइजेटाइज करने दो, इस क्यू को डाइजेटाइज किया, NaNO2HCl डाला, जो डाल के मैं इसका N2Cl बना रही हूँ यहीं पे, क्योंकि मेरे को नहीं लिखने का मन बार बार। N2Cl बन गया इसका। उसके बाद इसमें मैंने डाला H3PO2 जो इसका बना देगा ये। फाइनल पार्ट देखो, अब तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं हमने तो CH2Cl बनाया, मैं कह रही कोई नहीं, फाइनल पार्ट है कि इस बात से फिर KMNO4 डाला और इसको ऑक्सीडाइज करा। इसमें मैंने KMNO4 डाला, यार बेंजीन पे लगा हुआ कार्बन है, उस पे एक भी हाइड्रोजन हो, बाकी जो मर्जी हो, जो मर्जी एक भी हाइड्रोजन हो तो KMNO4 उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके बना देगा बेंजोइक एसिड। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोस में जाके देख लो, एग्जैक्ट ऐसी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, क्लास में पढ़ा हुआ है तुमने मुझसे तो और बढ़िया, पक्का इससे और बेटर एग्जांपल्स हमने किए हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन टफ तो कहीं से नहीं था, अगर तुम्हें लॉजिक समझ आता है कि सेम चीजों में से सेम ही चीजें माइनस हो सकती हैं तो तुम्हें कर लोगे। इफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम x mg ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियली x मिलीग्राम था, उसमें से उसने बोला 10⁻21 मॉलिक्यूल्स मैंने माइनस करा तो मेरे पास आया 2.4 इंटू 10⁻³ मोल्स लेफ्ट। उसने जो बोला ना, मैंने बस उसकी स्टेटमेंट लिखी कि तू कह रहा है कि तूने x मिलीग्राम लिया, तूने उसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स माइनस कर दिए, चल मैं लिख देती हूँ, और 2.4 इंटू 10⁻³ मोल्स मिला तुझे, चल ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि यार सेम यूनिट्स होने चाहिए ना माइनस करने के लिए, सेम यूनिट्स होने चाहिए ना, ऊपर से ये मिलीग्राम्स दिया हुआ है तो ये x/1000 ग्राम्स होगा, इसका मतलब भाई यूनिट्स का खेल है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं इसको लिख देती हूँ x/44,000 मोल्स। इतने मोल्स उसने इनिशियली लिए, x/44,000 मोल्स में से मोल्स ही माइनस कर सकती हूँ, मॉलिक्यूल्स दिया है तो इसको डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, ताकि ये भी मोल्स में कन्वर्ट हो जाए, इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब ये थोड़ा रीडेबल लग रहा है कि हाँ भाई सेम यूनिट्स वाली चीजों को माइनस करके सेम यूनिट वाली चीज तूने पाई, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब समझो, तो 10 क्यों नहीं लिख रहा, ओके तो इसको 6 इंटू 10⁻23 बोलते हैं प्यार से। ये 21 है, ये 23 है, तो ये 10⁻2 रह जाएगा। सॉल्व करना है ना बेटा x निकालने के लिए। Now this means x/44,000 would be equal to 2.4 into 10⁻³ प्लस 1/600, ये 1/600 हो गया ना। अच्छा इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी 0.0024, हाँ 0.0024, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0024 प्लस 1/600 आएगा 0.166, तो ये हो जाएगा 0.00166 x/44,000 वुड बी इक्वल टू दिस। अच्छा तो x/44,000 ये तो मैं ऐड कर सकती हूँ, क्या हो जाएगा भैया तुम कहाँ चले गए, ये हो जाएगा 0.00406 के आसपास आएगा, और फिर x इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 44,000 जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 178 पॉइंट समथिंग के आसपास,
और इसलिए तुम्हारा आंसर दिया हुआ है 179। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहली ही है इसमें। SO2 में सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और क्योंकि वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है। तो अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और वो खुद रिड्यूस होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इट कैन एक्ट एज बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वजह से ये गलत स्टेट में है। NO2 एग्जिस्ट्स एज अ डाइमर N2O4। PF5 एग्जिस्ट्स, बिल्कुल सही बात है। NF5 डज नॉट, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, उसके पास D नहीं है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, D नहीं है। PH3 हैज लोअर प्रोटॉन अफिनिटी देन NH3। यस, PH3 में जो लोन पेयर होते हैं वो ऑलमोस्ट प्योर s ऑर्बिटल में होते हैं, जबकि NH3 में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो बेटर रिएक्ट करता है पेरेंट ऑर्बिटल से, तो इसलिए NH3 जो है वो ज्यादा बेसिक है। नेक्स्ट, the d electronic configuration of an octahedral cobalt complex has a magnetic moment of इतना, मैंने तुम्हें करवाया हुआ है ट्रिक। हाँ जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 तक हो सकते हैं, 6 खा जाओ, 7 8 9 9 9 ट्रिक कराइए। तो 1.7 बोहर मैग्नेटॉन अगर मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2.8 आ रहा है मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3.9 आ रहा है मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4.9 मतलब 4। 5.9 मतलब 5। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट है 3.95, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। कोबाल्ट 2+ क्या होता है? कोबाल्ट 2+ होता है आर्गन 3D7। 3D7 होता है, तो मतलब मेरे पास 3D7 है, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करना है, T2G EG कॉन्फ़िगरेशन देनी है कि मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 1 2 3 3। अगर मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाऊं कोबाल्ट का, तो चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन और सातवां यहाँ, तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाऊंगी, मैं इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी। 6 7। तो ऐसा करने से मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 हो जाएगा, जिसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G5 EG2। गुड क्वेश्चन। Match the column appropriately regarding thermodynamic processes. When the volume change is zero. When the volume change is zero. अगर change in volume zero है, change in volume zero है, तो मतलब वर्क डन जीरो होगा। -P del V होता है, del V जीरो तो वर्क डन जीरो। तो P का आ गया 1। क्या मेरा आंसर आ रहा है यहाँ से? हाँ, यहीं से आ गया। तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं थी, पर चलो मैं तुम्हें मेहनत करवा देती हूँ। When volume is constant. Volume constant is the process called isochoric process. When no heat is exchanged, तो Q0. Work done by the gas is equal to heat given to the gas. Work done is equal to heat given to the gas. W is equal to -Q कब होता है? जब डेल्टा U is equal to 0 होता है, बिकॉज डेल्टा U is equal to Q plus W लिखते हो, तो ये 0 होगा, तो Q plus W is equal to 0, तो Q is equal to -W हो जाएगा, राइट ऐसे केस में होता है ये। तो इसका मतलब डेल्टा U 0 चाहिए, और डेल्टा U 0 कब होता है? जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। मुझे ये निकालना है। गुड, लाइक द क्वेश्चन। FeO4 2- FeO4 2- से Fe3+, Fe3+ से Fe2+, Fe0 पता नहीं क्यों दिया, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तंग करने को दिया हुआ। 2.0 वोल्ट्स। फोन क्यों बजी जा रहा है? मत बजना 2 मिनट। 0.8 वोल्ट्स। ठीक है, ये दिया है। अब मेरे को ये रिएक्शन पता है बेटा, Fe4 2- से Fe3+ जब मैं जाऊं तो वो कह रहा है कि मेरा 2 वोल्ट्स खर्च हो रहा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है जी। Fe3+ से अगर मैं Fe2+ जाऊं, तो वो कह रहा है कि 0.8 वोल्ट का गेम है। हमने बोला ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। मुझे फाइनल रिएक्शन चाहिए Fe4 2- से Fe2+, यही चाहिए। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा
इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डलेंगे ना, +6 से +2 पे जा रहा है, +4 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। यही हो रहा है कि Fe3+ उड़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली E0 को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वैसे भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एक्चुअली ऐड सब्ट्रैक्ट जो होता है वो डेल्टा जी होता है, फिर वो कट कुट आके आ जाता है फुल सेल के केस में, यहाँ फुल सेल है नहीं, तो मेरा आ जाएगा डेल्टा जी फुल टोटल इज इक्वल टू del G1 प्लस del G2। रिएक्शंस ऐड हो रहे हैं, उनके डेल्टा जी भी ऐड होंगे, तो डेल्टा जी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन -4f E0 FeO4 2 माइनस से Fe2+ इज इक्वल टू -3 इलेक्ट्रॉन्स का गेम है, 3f E0 कितना 2 वोल्ट्स प्लस -1 इलेक्ट्रॉन 1f 0.8। सही जा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, F कॉमन ले लोगे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा -4f, एक सेकेंड बचा, -4 इंटू E0 FeO4 2 माइनस से Fe2+ इज इक्वल टू -3f -3 इंटू 2 -6 -0.8। अरे भैया राइट, तो E0 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6.8 डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो ये आ जाएगा 1.7 वोल्ट्स। 1.7 वोल्ट के आसपास का क्वेश्चन होगा तो 2 वोल्ट्स दिया हुआ है आसपास का। ठीक है जी, नेक्स्ट कंसिडर द गिवन वैल्यूज, डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, डेल्टा जी पूछ रहा है, अरे फॉर्मूला डायरेक्ट लगवा दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगवा रहा है वो, तो उसने कैच दी होगी, टेम्परेचर डिग्री में दिया होगा और यूनिट के साथ खिलवाएगा। देख लो, बोला है तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में वो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दे तो हमें ये याद रखना होता है कि भाई हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ना कर मेहनत, जा मत कर। किलो जूल में है ये, जूल में कन्वर्ट करना चाहिए, ये जूल में ही है यार, सेम यूनिट्स में खेलोगे ना। अभी माइनस करवाया तो मोल्स में से मोल्स ही तो माइनस करवाए, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 1000 रहेगा ना, 55 है ना मतलब, ठीक है, इज इक्वल टू मतलब -298 इंटू 175। इसको सॉल्व वॉल्व करोगे आंसर जूल पर मोल में ही आएगा। तो यहाँ पे ओनली कैच वॉज कि टेम्परेचर चेंज किया है कि नहीं और 55 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं। सॉल्व करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। द ओनली कैच वॉज कि यूनिट्स का खेल था, और वो तुम्हें मैं शुरू से बोल रही हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट्स का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are true statements during Lezania's test, Lezan's test, covalent compound is converted to ionic। हाँ यार, सोडियम के साथ हीट वीट करते हैं ना ताकि आयनिक में कन्वर्ट हो, ताकि हम उन आयन्स की टेस्टिंग कर सकें। एंड Na4FeCN6 gives Prussian blue color on reaction with Fe। ओ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यस इट डज गिव Prussian blue color, इट डज। ये बनता है बेटा Fe4FeCN होल 6 होल थ्राइस, इसकी वजह से ब्लू कलर आता है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, यस। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है इसमें। ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक विच इज मोर स्टेबल। व्हाट इज रॉन्ग विद मी? एंटी एरोमेटिक इज लेस स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक विच इज लेस स्टेबल देन एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो एरोमेटिक है विच इज सेकंड, फिर नॉन एरोमेटिक वाला, और सबसे कम स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक स्पीशीज। ये एज इट इज कराई हुई है मैंने चीजें यूट्यूब पे, जीओसी में सब कुछ लॉजिकली करवाया हुआ है, जाके वीडियो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है क्योंकि पता नहीं इस क्वेश्चन के आते आते तक मेरा कैम डूडल चलना बंद हो गया था, जिसका मतलब है कि मैं टाइप नहीं कर पा रही थी स्ट्रक्चर्स। तो ठीक है, इतना तो चलता है, तुम्हें पता है अकेली नन्ही से जान सब कुछ कर रही है, तो अगर कुछ दिक्कत आई है तो आई है। ये क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन के बाद, क्रॉस एल्डोल के बाद डिफरेंस बिटवीन एल्डोल एंड कैनेजारो कराते हुए यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है,
इस पार्ट की, दिस इज ऑलरेडी डन एंड ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस करें हैं। और ये क्वेश्चन यही था कि तब तक क्रॉस एल्डोल होता रहता है जब तक वो हो पाए, और जब वो होना बंद हो जाए तो कैनेजारो रिएक्शन होता है। इसका ये कैच था और ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, जाके देख लो चैनल पे। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, OH माइनस आएगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा, ये कार्बन आयन स्पीशीज बन जाएगी। सामने क्रॉस एल्डोल करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एक्ट करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो अपने को मिलेगा क्या, CH3 CH C डबल बॉन्ड OH। इसको तो नहीं छुआ ना बेटा, यहाँ जुड़ा एक कार्बन, उस कार्बन पे है O माइनस H और H। अब ये O माइनस है, ये O माइनस फिर प्रोटॉन विरोटॉन लेगा, वर्कअप वुरकअप होएगा, तो ये CH CH2OH CH डबल बॉन्ड OH। पर अभी भी इसके पास एक और अल्फा हाइड्रोजन बचा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से OH माइनस आएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा ये H कहाँ से लेगा, ये पानी से लेगा, ये वर्कअप जो होगा इसका पानी से उसका H प्लस ले लेगा, ठीक है। तो ये OH माइनस आएगा, ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन लेगा, CH3 C माइनस, इसको नहीं छुआ बेटा, इसको नहीं छुआ बेटा, ठीक है। और ये दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा, सेम प्रोसेस होगा, तो ये बना CH3C, जिसपे ऑलरेडी एक CH2OH लगा है, ऑलरेडी एक CHO लगा है, और इस पे अब आके लग रहा है ये वाला पार्ट CHHO माइनस, जो बाद में वर्कअप होके CH2OH दे देगा। अब ये मेरे पास एक स्पीशीज है, पर अभी भी सोल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड है एंड मेरे पास OH माइनस है, तो अब कैनेजारो होगा, बिकॉज दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एनीमोर, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, so now there will be कैनेजारो रिएक्शन, जिसमें रिड्यूस होगा एक और एक होगा ऑक्सीडाइज, ये होगा ऑक्सीडाइज और ये होगा रिड्यूस। तो इस कार्बन पे CH2OH ऑलरेडी लगा है, ये रिड्यूस होके बनेगा CH2OH, ये बनेगा HCOO माइनस, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, इस कार्बन पे एक CH2OH यहाँ था, एक यहाँ था, ये बेटा जी बन गया, प्लस HCOO माइनस। तो कितने गया वो क्वेश्चन, ये रहा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। किया हुआ है हमने ऐसा क्वेश्चन। नेम रिएक्शन, ओहो डायरेक्टली नेम रिएक्शन, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि तुझे नेम रिएक्शन आता है तो तेरा ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं मुझे इसमें से क्या पक्का आता होगा, अगर मेरे को कुछ भूल भी रहा है तो। मेरे को लगता है मुझे वुड्स फिटिग याद होगा, अगर मैं कुछ भी भूल रही हूँ तो मुझे याद है कि वुड्स फिटिग वो अल्काइल हैलाइड वाला था, कि RCl प्लस 2Na प्लस RCl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर था, तो वो RR बन जाता था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यही अगर फिटिग होता था जब ये अराइल हैलाइड था, है ना। और वुड्स फिटिक था जब अल्काइल और अराइल आपस में मिलते थे। तो अगर मैं इथाइल बेंजीन बना रही हूँ, मतलब CH3 CH2Cl लिया होगा मैंने, 2Na लिया होगा, और ये लिया होगा क्लोरोबेंजीन, और इसमें ड्राई ईथर डाला होगा, तो मेरे पास बन गया होगा इथाइल बेंजीन। तो मेरे को ये पक्का याद आ जाएगा देख के कि भाई एलिफैटिक एरोमेटिक वाला गेम था। तो C का R किस किस ऑप्शन में, अगर मैं फंस भी गई तो भी मुझे पता आंसर ये है, एक ही ऑप्शन से आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन देख के ना डरने की बजाय ये सोचा करो कि भाई मुझे कौन सा पार्ट पक्का आता है, जो आता है उससे मेरा निकल पा रहा है कि नहीं। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता था कि किसी भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड में अगर मैं NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन डालूं तो मेरा अल्काइल आयोडाइड बनता था, और ये NaCl या NaBr जो भी बनेगा ये एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, इसलिए वापस रिएक्ट नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे है, द केम स्क्वाड चैनल पे फिंकलस्टीन रिएक्शन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्यों बाय काय को सारे एक्सप्लेन्ड है, प्लीज वो वीडियो जाके देखना। इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, AgF या Hg2F2 लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो स्वार्ट्स रिएक्शन इसका है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनाने के काम आता है। सामने सामने वाले ही आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है जी, CH3 है, NO2 है। यार एक सेकेंड, अगले पेज पे करती हूँ अच्छे से तमीज से। अगले पेज पे चलो।
हाँ जी, CH3 है, NO2 है। करना क्या है मुझे इसमें, वेट, ब्रोमीन FeBr3 डाला है, तो मेरे को पता है कि ब्रोमिनेशन होगा विच इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। और मैंने ये बताया हुआ है आपको कि अगर मेरे पास ऑलरेडी रिंग में कोई ग्रुप है तो वो डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो बेंजीन रिंग को मदद कर रहा है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ रहा है, उसके ऑर्थो या पैरा पे आता है। ऑलरेडी डन सच थिंग्स। तो इसके ऑर्थो पोजिशंस या इसके पैरा पोजिशन पे आएगा। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पहले सोचे, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। यार देखो, यहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो यहां तो नहीं आएगा, तो या तो यहां आ जाए या तो यहां आ जाए, या तो इसके ऑर्थो या तो इसके ऑर्थो। ये NO2 का -R इफेक्ट होता है, तो इसके जस्ट ये वाली पोजिशन थोड़ी बुरी होगी क्योंकि -R -I दोनों लग रहा होगा। तो CH3 के पड़ोस वाला जो है वो सेफर ऑप्शन है। मैं कह रही हूँ तुमने अगर इसके पैरा पे भी लगा दिया ना CH3 के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड में वो कुछ ना कुछ ऐसा कराएगा कि वो तुमसे मेजर माइनर पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैं दोनों बना देती हूँ, पर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, कितने गए। उसके बाद SnHCl डाला। SnHCl जो है वो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है। SnHCl जो है वो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है, तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे और हमारे पास बनेगा CH3Br ठीक है। इसके बाद NaNO2HCl डालेंगे अगर हम इसमें, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ना डाइजर्टाइजेशन के रिएक्शन दे दे के क्या जबरदस्ती ये नंबर दे रहे क्या। उसके बाद फिर से इसमें उसको गायब करके H लग रहा है यार। ये बन गया भैया। इसका मास वास पूछा है क्या, फाइंड द मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर तुम ये ऑर्थो वाला बनाओ या इसकी सीक्वेंस चला के तुम ये पैरा वाला बना लो, तुम इसकी सीक्वेंस चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में तुम्हें मास ही बताना है। सेम, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, C7H गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C7H8Br, C7H8Br, 12 into 7 plus 8 plus 79, 171 आएगा सॉल्व वॉल्व करके, विच इज ऑप्शन C। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। बोरॉन के आसपास 3 फ्लोरीन लगे हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरॉन के आसपास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। CCl4 और CO2 में देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे, चाहे CCl4 में हो चाहे CO2 में हो, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स है हर केस में। PCl5Br5, फॉस्फोरस के आसपास 5 क्लोरीन लगे हैं, 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया, ऐसे Br5 में हो गया। NO, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन में 8 है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। तो हमारे पास आंसर आ गया A का 4, तो आंसर C या B में से कोई होगा, B का 3, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ डन, डन, ठीक है जी। तो ये हो गया सेट 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। बस मेरी ये रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो मैं अगली रिकॉर्ड करती हूँ, फिर दोनों वीडियोस जल जाएंगी, आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी अभी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, अगर कर लिया तो और उसे करा दो यार, दोस्त रिश्तेदार शुभचिंतक हुएवर, ठीक है। चलो, आई सी यू, बाय।